हाय एवरीवन, दिस इज़ तान्या एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने समझा था बेसिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एंड आई रियली होप अभी तक आपको बेसिक फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर सिस्टम किन कंपोनेंट्स के बेसिस पे काम करता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि तब से लेकर जब फर्स्ट कंप्यूटर बना तब से लेकर अब तक कैसे कैसे कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ और किसने वो डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिटन ऑन द बोर्ड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से एक कंप्यूटर सिस्टम का इन्वेंशन शुरू हुआ। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। सो सबसे पहले बात करी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर एबेकस। अब एबेकस क्या है? एबेकस बेसिकली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेशन के लिए, जो बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए एक सबसे पहले डिवाइस बनाया गया, और दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन कंप्यूटिंग डिवाइस। ये सबसे पहला जानने वाला जो काफ़ी नोन रहा वो कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट नोन कंप्यूटिंग डिवाइस क्या है, सो हियर इज द आंसर। ठीक है, एंड हेल्प इन कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। बेसिकली इसका अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया था। आप इसका पिक्चर स्क्रीन पर भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से दिखता है ये पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, इसे हम फर्स्ट कैलकुलेटर भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में पूछा जाए फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा इन्वेंशन है, तो उसका आंसर है एबेकस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन, उसके बाद आया पास्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है, इसका इन्वेंशन कब हुआ? 1645 में। और इसके इन्वेंटर कौन थे? इसी के नाम से, अपने ही नाम से इन्वेंटर ने इसका नाम रखा। नाम था ब्लेस पास्कल। ठीक है, ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर या मैकेनिकल डिवाइस क्या है, तो बेसिकली ये वो डिवाइस है जो बिजली से नहीं चलता, जो ह्यूमन पावर से चलता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल डिवाइस और मैकेनिकल कैलकुलेटर। अ मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। इसका यूज़ मेजरली किसके लिए किया जाता है? एडिशन के लिए एंड सब्सट्रैक्शन के लिए। इसीलिए इस डिवाइस को एक और नाम दिया गया और वो है एडिंग मशीन। तो कभी भी एग्जाम में पूछें कि एडिंग मशीन किस कैलकुलेटर को या किस डिवाइस को नाम दिया गया, तो वो है पास्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है गाइस, उसके बाद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू चार्ल्स बैबेज। अब चार्ल्स बैबेज आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, हम लोग अक्सर स्कूल में भी ये क्वेश्चन आता था अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो। चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अब इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ही वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर सिस्टम इन्वेंट किया, सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम का आइडिया दिया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला कंप्यूटर सिस्टम किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बैबेज ने। और ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम कौन है, तो वो है चार्ल्स बैबेज। और चार्ल्स बैबेज का साथ इसमें दिया एडा लवलेस ने। एडा लवलेस ने क्या किया? मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक कंप्यूटर सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स पे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, उसे हम एल्गोरिदम भी कहते हैं। तो जो भी प्रोग्राम उस कंप्यूटर सिस्टम में बनाया वो किसने क्रिएट किया? वो किया एडा लवलेस ने। इसीलिए एडा लवलेस को फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्रामर या फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएटर कौन है, तो वो है एडा लवलेस। क्योंकि जो भी सिस्टम इन्होंने इन्वेंट किए, चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया, उसका टोटल प्रोग्रामिंग, टोटल एल्गोरिदम किसने बनाया था? एडा लवलेस ने। ठीक है गाइस, अब चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंशन किया है दो मेजर कंप्यूटिंग सिस्टम्स का। नंबर 1 इज़ डिफरेंस इंजन एंड नंबर 2 इज़ एनालिटिकल इंजन। 1820 में हुआ डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन, 1837 में किया गया एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन। और ये दोनों ही इंजन्स, ये दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम्स टोटली बेस्ड थे हायर मैथ्स पे। हायर मैथ्स में यानी कि ये टोटली बेस्ड थे, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये टोटली
इसी पर बेस्ड थे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पे। डिफरेंस इंजन का क्या काम था? डिज़ाइन टू टैबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस को टैबुलेट करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन, उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था डिफरेंस इंजन का, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल इंजन की बात की जाए तो ये कैलकुलेट करता था न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग हायर मैथ्स में पढ़ते हैं, राइट। तो उसी को सॉल्व करने के लिए, उसका न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता था एनालिटिकल इंजन का। लेकिन ये दोनों ही सिस्टम्स, ये दोनों ही इंजन्स फेल हो गए, ज़्यादा समय तक नहीं चले, इनका प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि फंडिंग बहुत कम थी, कम पैसा होने के कारण इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं किया गया। दैट इज़ वाई इनका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ और ये लंबे समय तक नहीं चले, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं एनालिटिकल इंजन के बारे में बताऊँ, 1910 में हेनरी बैबेज ने कंप्लीट किया कुछ पार्ट किसका? एनालिटिकल इंजन का। क्योंकि चार्ल्स बैबेज फंडिंग कम होने के कारण, पैसा कम होने के कारण इन कंप्यूटर सिस्टम्स को, इन डिवाइसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए। सो 1910 में हेनरी बैबेज, जो किसके सन है? चार्ल्स बैबेज के। हेनरी बैबेज इज सन ऑफ चार्ल्स बैबेज। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का कुछ पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ कंप्यूटर सिस्टम का बनना, ठीक है। इसका इन्वेंशन स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे विद टाइम कंप्यूटर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर का इन्वेंशन डेवलप होता गया। एंड उसी डेवलपमेंट के बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम का इन्वेंशंस जो है, इसकी हिस्ट्री जो है, इसे डिवाइड किया गया 5 मेजर जनरेशन्स में। 5 मेजर जनरेशन्स में हम लोग समझेंगे हर जनरेशन का कंप्यूटर, हर जनरेशन की कंप्यूटर इन्वेंशन फ्रॉम द पास्ट ईयर्स, जब कंप्यूटर का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग वेरियस जनरेशन्स के बारे में पढ़ना, और उन जनरेशन्स में किस तरह के कंप्यूटर बने, क्या उनका यूजेज था और वो क्यों फेल हुए, ये भी हम लोग समझेंगे। सो 1942 टू 1955 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को नाम दिया गया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बनाए गए वो कंप्यूटर्स टोटली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स यानी कि इस जनरेशन में उन कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ जो बिजली पर चलते थे। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए और जिन भी कंप्यूटर्स के बारे में बताया, वो टोटली सभी डिवाइसेस मैकेनिकल डिवाइसेस थे। मैकेनिकल डिवाइसेस यानी कि वो ह्यूमन पावर से चलते थे, हम लोगों को उसे चलाना पड़ता था खुद अपने हाथों से। लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर्स का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे। कुछ की फीचर्स जो हैं यहाँ पर लिखे गए हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में कि किस तरह के कंप्यूटर्स इस जनरेशन में बनाए गए। तो पॉइंट 1 जैसे कि लिखा हुआ है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स और हाईली इलेक्ट्रॉनिक, बिजली पर चलते थे। नंबर 2, यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस। अब मेमोरी के तौर पर, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए भी हमें जगह चाहिए होती है। एक प्रोग्राम ऑलरेडी कंप्यूटर सिस्टम में फीड होता है जिसके ऊपर वो वर्क करता है, ठीक है। अब उसको कहाँ स्टोर किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स में। तो कभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब्स का एज स्टोरेज मीडियम किस जनरेशन में यूज़ किया जाता था, तो वो यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। अब वैक्यूम ट्यूब्स काम क्या करते थे? इट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग वैक्यूम इन अ सील्ड कंटेनर। वैक्यूम ट्यूब्स किस तरह से दिखते थे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किस जनरेशन में किया जाता था। तो नाउ यू नो किस जनरेशन में किया जाता, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। कंप्यूटर्स आर ऑफ इनॉर्मस साइज। बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स बनाए गए वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। आप देख सकते हैं 30 टन्स जो था अप्रॉक्सीमेटली उनका वेट था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उनका साइज़ कितना ह्यूज होगा। बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स थे, ठीक है। उसके बाद लेस एक्यूरेसी। अब लेस एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मीनिंग मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हमेशा एक कंप्यूटर सिस्टम सही आउटपुट ही देता है, राइट। इन एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? इनपुट पे। लेकिन ये कंप्यूटर्स जो थे ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, इतने अच्छे से इनकी फंक्शनिंग नहीं होती थी, इसीलिए आउटपुट हमेशा सही नहीं आती थी, क्योंकि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम इसमें फील्ड किए गए थे वो एक्चुअली में इतने प्रॉपर नहीं थे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा थे। नॉट फॉर कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते थे, ठीक है गाइज।
उसके बाद लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली इतना ह्यूज साइज़ है इन कंप्यूटर्स का, इतना इनॉर्मस साइज़ है, इतना वेट है, तो इनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इन पे एक्सपेंडिचर लगता था, बहुत ही ज़्यादा खर्चा था इन कंप्यूटर्स को सेटअप का, ठीक है। उसके बाद AC रिक्वायर्ड एज लॉट ऑफ हीट इज़ एमिटेड, जनरली कंप्यूटर सिस्टम में से हीट एमिट होती है, लेकिन इनका साइज़ इतना इनॉर्मस था, बहुत ज़्यादा हीट इनमें से एमिट होती थी, इसीलिए AC का रिक्वायरमेंट भी था, ठीक है। रिलाइड ऑन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंप्यूटर्स किस जनरेशन से थे, तो वो थे फर्स्ट जनरेशन से। अब आपका क्वेश्चन होगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि एक प्रोग्राम, एक एल्गोरिदम पर काम करता है, ठीक है, और वो एल्गोरिदम लिखी जाती है वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। हमारी भाषा क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये हमारी भाषा है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो कंप्यूटर की भाषा है, जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है। हम कंप्यूटर को इनपुट किस में देते हैं, अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। जैसे मैंने बताया था, न्यूमेरिक में, अल्फ़ाबेट्स में, अल्फ़ा न्यूमेरिक में हम लोग क्या देते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। लेकिन जब इनपुट डिवाइस आगे उसको प्रोसेसिंग में पास करता है, तो पहले उससे कन्वर्ट किस में करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। कल बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। तो वही जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और ये वेरियस टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इस पर भी एक प्रॉपर टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसे वो यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे लिखे गए थे, जिससे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेजेस बेसिकली जो है वो ज़ीरोज़ एंड वन बाइनरी सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। तो ये है लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का, ठीक है गाइज। नाउ द पॉइंट इज़ कि कौन कौन से कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का नाम दे दिया होगा और आपको बोला होगा बताइए कि ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, या फिर पूछा गया होगा कि कौन सी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी, सभी एग्जाम्पल्स नहीं, बट जो नॉन कंप्यूटर सिस्टम्स थे, जो नॉन कंप्यूटर्स थे उस पर्टिकुलर जनरेशन के, एटलीस्ट उनके नाम तो आपको पता होने चाहिए। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे रखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ ENIVAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एब्रीवेशंस भी पूछे जाते हैं। 1942 में बनना शुरू हुआ था एंड 1946 में इस कंप्यूटर का कंप्लीशन हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है गाइस, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इससे पहले कौन से कंप्यूटर्स बन रहे थे, जैसे मैंने डिफरेंस इंजन बताया, एनालिटिकल इंजन बताया, वो कौन से कंप्यूटर्स थे, वो मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे जो ह्यूमन पावर पे चलते थे, है ना। लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है ENIAC, ठीक है। उसके बाद सम अदर एग्जाम्पल्स, IBM 650, ADEDSAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है। देन IBM 701, ये भी नोन था काफ़ी उस टाइम पे। देन UNIVAC, अगेन दी इम्पॉर्टेंट वन। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, 1955 में। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1951 में, याद रखना है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर सिस्टम। ये पहला ऐसा कंप्यूटर सिस्टम था जो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया। जनरली जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में 1951 में एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ जो कंप्यूटर कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया। और मेजरली इसका यूज़ कहाँ किया जाता था, साइंटिफिक एंड मिलिट्री रिसर्च में। तो दीज आर द मेजर फील्ड्स जहाँ पे UNIVAC फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ किया जाता था। और ये सभी पॉइंट्स
इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री लिख के रखी होगी वहाँ पे, इतना सब कुछ ना याद होगा ना रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि क्या था, क्यों था, किस तरह के कंप्यूटर्स बनते थे, बस वही पढ़ना है। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं नोट्स उसके ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। So the second generation was the period of 1955 to 1964 and in this generation, पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट जनरेशन में किस पे बेस्ड थे वो कंप्यूटर्स बेस्ड थे वैक्यूम ट्यूब्स पे। लेकिन इस जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके किसे यूज़ किया, ट्रांजिस्टर्स को। और यही चीज़ था कंप्यूटर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के यूज़ से कंप्यूटर्स और ज़्यादा रिलायबल हुए, और ज़्यादा फास्ट एंड और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए, ठीक है। तो मैग्नेटिक, वहाँ पर हम लोगों ने स्टोरेज मीडियम क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक ड्रम्स, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज मीडियम क्या है, मैग्नेटिक कोर। ये जो की पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किस जनरेशन में हुआ, तो कहाँ हुआ, सेकेंड जनरेशन में। मैग्नेटिक कोर को आज स्टोरेज मीडियम किस जनरेशन में यूज़ किया गया, तो यूज़ किया गया सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इन साइज़ थे कंपैरेटिवली, वहाँ पर जो साइज़ था मैंने बोला ह्यूज साइज़ था, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का साइज़ स्मॉल था, ठीक है। फास्ट, एफिशिएंट एंड रिलायबल, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कंपैरेटिवली वहाँ पर उन कंप्यूटर्स का इनॉर्मस साइज़ था, ठीक है, इतने ज़्यादा फास्ट नहीं थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग बहुत ही स्लो था, लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिवली जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट है। उसके बाद कॉस्टली वो कंप्यूटर्स भी थे फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आर स्टिल कॉस्टली। उसके बाद ये कंप्यूटर्स भी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं थे। अनदर पॉइंट इज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी बट एमिट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, हीट भी काफ़ी प्रोड्यूस होती थी, लेकिन इन कंप्यूटर्स के लिए इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं थी, कंपैरेटिवली कम था, लेकिन स्टिल दे वर प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एसीज़ की रिक्वायरमेंट थी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप खुद ही कंपैरिजन कर लीजिए। ऑब्वियसली जब जनरेशन बाय जनरेशन आप चीज़ों को डेवलप करोगे तो जो छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं वो डेवलप होते जाएंगे। तो वो वैसे भी आपको याद रखना है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी हर जनरेशन के कंप्यूटर के साथ साथ डेवलप हो रही थी, इम्प्रूव हो रही थी, ठीक है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ड ऑन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स किस पर बेस्ड थे, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स बेस्ड हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ये सब लैंग्वेजेस क्या हैं, फोर्ट्रॉन क्या है, कोबोल क्या है, ये मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक के साथ बताऊँगी जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, IBM 620, IBM 7094, CDC 1604, CDC UNIVAC 1104, हनीवेल 200, IBM 1401, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तभी मैं बोल रही हूँ नोट्स बना लो, ऐसे याद रखना, वीडियो से पढ़ के याद रखना इनका मुश्किल है, तो नोट्स बना लो इनके, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लेना। तो ये है कुछ की फीचर्स सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के। मेजर पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक कोर का यूज़ होता था, ये छोटे मोटे पॉइंट्स तो आप लोग याद रख लोगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ लो लेवल थी, और इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक और पॉइंट जो याद रखना है, पूछ सकते हैं फोर्ट्रॉन या कोबोल कौन से जनरेशन में यूज़ होते थे, तो ये सेकेंड जनरेशन में थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन जो है वो है पीरियड 1965 से 1974 तक। ये पूछा नहीं जाएगा पीरियड, बट स्टिल समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर यूज़ हुआ आईसीज़ का, ट्रांजिस्टर्स का नहीं, वैक्यूम ट्यूब्स का नहीं, इन सबको रिप्लेस करके किसका यूज़ हुआ, आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट, बेसिकली एक सिलिकॉन चिप है जिस पे 100,000 मिलियंस ऑफ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब फैब्रिकेट किए जाते हैं और उस पर एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वर्क करता है, ठीक है। इंक्रीज स्पीड एंड स्टोरेज ऑब्वियसली होगा, स्मॉल साइज़, चीपर भी थे, मेंटेनेंस कम था। वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, ठीक है, साइज़ ज़्यादा था, प्रोसेसिंग स्लो थी, तो ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस हमें रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर मेंटेनेंस भी कम थी। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से स्टार्ट हुए कमर्शियल यूज़ के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लो पॉइंट।
स्टिल जनरेट अ लॉट ऑफ हीट एंड एसीज आर रिक्वायर्ड, वो तो अभी भी होता है, ठीक है। यूज़ एयर यूज़, चलो हाँ, अब कहाँ कहाँ यूज़ होते थे, मैंने बोला कमर्शियल यूज़ में भी यहाँ के कंप्यूटर्स आ गए थे, तो कहाँ कहाँ यूज़ होने लग गए। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, ये बेसिकली यूजेस थे जहाँ पर हम लोग इस जनरेशन के कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स दिखते कैसे हैं आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिखी गई हैं, जैसे IBM सिस्टम 360 या फिर इसे IBM 360 सीरीज़ भी कहा जाता है, NCR 395, हनीवेल 6000, IDC 316, ये सभी एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। याद क्या रखना है, एग्जांपल्स, ठीक है। यूज़ भी पढ़ लेना, कमर्शियल यूज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC का यूज़ यहाँ स्टार्ट हुआ था, और ICs क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो आपको थर्ड जनरेशन से याद रखने हैं। सो 1975 से अब तक का जो टाइम है उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स है। समझते हैं कैसे। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में भी IC का ही यूज़ होता था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ही यूज़ होता है, लेकिन एक और एडवांस्ड फॉर्म में। किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, LSI, VLSI। अब LSI क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बेसिकली हम कह सकते हैं 100 से अराउंड 1000 तक के जो सर्किट्स हैं, जैसे मैंने कंपोनेंट्स बताए, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, वो एक सिलिकॉन चिप पर फैब्रिकेटेड होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं। तो इसके अराउंड 1000 से 100 से 1000 के अराउंड ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं ये एक चिप पर फैब्रिकेटेड होते हैं। दैट मीन्स वो एक कंप्यूटर सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, स्पीड बढ़ाता है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, ठीक है। उसके बाद VLSI बेस्ड है जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है। VLSI लार्ज स्केल से भी ऊपर हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब ये कितना हम कह सकते हैं 1000 से अराउंड 1 लाख तक के कंपोनेंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर सिलिकॉन चिप, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सर्किट पर एम्बेडेड होती है, ठीक है। इतने ज़्यादा कंपोनेंट इस पे लग सकते हैं जो और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। बाय यूजिंग LSI टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर वॉज प्रोड्यूस्ड। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिएगा, इसके आगे स्टार लगा दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। तो किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। या फिर माइक्रो प्रोसेसर की जगह माइक्रो कंप्यूटर भी पूछा जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये माइक्रो कंप्यूटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर का टाइप है। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सब क्या है और कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखना है कि इनका इन्वेंशन, इनका इंट्रोडक्शन फोर्थ जनरेशन में हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बाकी की फीचर्स जैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडिफाई होते रहेंगे। स्मॉल साइज़, स्पीड, स्टोरेज में इम्प्रूवमेंट, पोर्टेबल थे। पोर्टेबल क्यों थे? पोर्टेबल मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। जैसे मैं बात करूँ आपके मोबाइल फ़ोन की, क्या है ये, एक कंप्यूटर ही है, एक मशीन ही है, पोर्टेबल है, कभी भी कहीं भी लेके जाते हो, राइट। तो वही की फीचर था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का भी। चीप कंपैरेटिवली, जो पिछली जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उससे चीप, हीट लेस प्रोड्यूस करते हैं। एवरीडेज यूज़ की बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर को एवरीडेज यूज़ में, एवरीडे जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होना शुरू हुआ। तो जैसे कि व्हीकल्स की बात की जाए, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स यूज़ करते हो ये सब, तो ये सब किस पर बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर पर ही बेस्ड है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के सिस्टम पर। और एप्लीकेशंस की बात की जाए कहाँ कहाँ पर इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ, तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, होम कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, ये बेसिक एप्लीकेशंस हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम्स के। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। IBM PC-XT, ये क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है। मैंने MC लिखा है, MC मीन्स माइक्रो कंप्यूटर। क्या है माइक्रो कंप्यूटर, आपको बताऊँगी आगे। Apple II, हनीवेल 6080 सीरीज़, Cray 1, Cray XMP, ये दोनों ही मैंने SC लिखा है, SC का मतलब है सुपर कंप्यूटर।
ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है गाइस, तो ये सारे की फीचर्स हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के। मेजर पॉइंट्स जो आपको यहाँ से याद रखने हैं वो रखना है LSI, VLSI बेस्ड। ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर किस जनरेशन में हुए? फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, उसके बाद ये एवरीडे यूजर्स माइक्रो प्रोसेसर के, आप ये भी याद रख सकते हो। तो इतना आपको फोर्थ जनरेशन में से याद रखना है। सो अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। सो स्टूडेंट्स, आज का समय और आने वाला समय किस कैटेगरी में आता है? ये एक कंप्यूटर की हिस्ट्री के या फिर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये किस कैटेगरी में आता है? फिफ्थ जनरेशन में आता है। फिफ्थ जनरेशन यानी कि आज का टाइम और जो आने वाला डेवलपमेंट होगा कंप्यूटर सिस्टम्स में वो किस कैटेगरी में गिना जाएगा? फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में। हम आज क्या यूज़ करते हैं? लैपटॉप्स, मोबाइल्स, PC, डेस्कटॉप, ये हम सब ये चीज़ें यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। ये सभी कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में। अब फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी की बात की तो इनमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो प्रीवियस वन से लेस कॉम्प्लेक्स है। लेस कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नाउ द क्वेश्चन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब मेरे को एक बात बताओ, इंटेलिजेंस किसका फीचर है, किसकी प्रॉपर्टी है? तो आप लोग कहेंगे ह्यूमंस की। इंटेलिजेंस मशीन में तो नहीं हो सकती, ह्यूमंस को ही पास ही ब्रेन है तो उन्हीं में हो सकती है, राइट? नाउ द थिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जब आप एक मशीन में ऐसी एबिलिटीज़ डालते हो जो एक्चुअल में एक ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, जैसे एक ह्यूमन का ब्रेन काम करता है, जैसे एक ह्यूमन की एबिलिटी है चीज़ों को समझना, अकॉर्डिंगली उस प्रोसेसिंग करना, वही सारी चीज़ें जब एक मशीन में डाल दी जाए तो उस तरह की टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूँ रोबोट्स की। ठीक है, आप रोबोट्स क्या है? इंसान तो नहीं है, मशीन ही है, लेकिन अगर आप उनकी एबिलिटीज़ की बात करो तो वो एबिलिटीज़ किस तरीके से हैं? वो एबिलिटीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी लोग मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने रॉ 1 तो देखी होगी, ठीक है? अब रॉ 1 में शाहरुख खान ने जो एक्टिंग की है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, के कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी एक्टिंग की है एक्चुअली में वो एक मशीन का काम कर रहा है, मशीन का काम कर रहा है। उसमें फीलिंग्स तो नहीं है, लेकिन ब्रेन एक ह्यूमन बीइंग का जैसे काम करता है वही सारा प्रोग्राम उसकी बॉडी में भी फीड था। तो वो क्या था? एक नतीजा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो सब रियलिटी में नहीं है बट मूवी में है, ठीक है? रियलिटी में हम रोबोट्स की बात करें, ह्यूमन लाइक बिहेव करते हैं, तो वो भी नतीजा किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। गूगल वॉइस करते हो, आप लोग बोलते हो, वो आपकी वॉइस को जल्दी से एनालाइज करता है, अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट देता है, आपके सर्च रिजल्ट्स देता है, तो वो भी किसका नतीजा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आज की टेक्नोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस डेवलप होते हैं वो सभी किसका नतीजा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब बात करें फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की, तो ये बेस थे ULSI। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा? VLSI, LSI, ये है ULSI। ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वहाँ पर हम लोग कितने कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट एम्बेड किया जाता था चिप में? अराउंड मैंने आप लोगों को बताया 1 लाख। अब यहाँ पर 1 लाख से लेके करोड़ कंपोनेंट्स जो हैं, 1 करोड़ कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेटेड है। ऑब्वियसली इतने सारे रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स एक चिप पर इंटीग्रेट हैं, एक चिप पर एम्बेडेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं। तो दैट मीन्स वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा रिलायबल बनाएंगे उस मशीन को, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, डेली लाइफ अभी भी यूज़ करते हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सभी जो आप अभी यूज़ करते हो, जितने भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज डिवाइसेस हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो सभी के सभी आते हैं फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में। कुछ और की फीचर्स जैसे मैंने लिखे हैं, चीप एंड कंपैटिबल, पोर्टेबल, ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन है, कंपैरेटिवली तो चीप ही होगा। दैट मीन्स जो इतने रूम के साइज़ लाइक कंप्यूटर्स जो हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में देखे थे उससे तो चीप ही होगा, कंपैटिबल है, एंड यस पोर्टेबल भी है, ठीक है? तो ये की फीचर्स हैं किसके? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के। जो मेजर पॉइंट याद रखने वाला है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ULSI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम्पल्स तो ऑब्वियसली आप लोग याद रख ही लोगे,
ठीक है। तो ये है 5th जनरेशन, ये सभी जनरेशन इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैं भी सभी की तरह आपको एक टैबुलर फॉर्म में लिख के बता देती, फर्स्ट जनरेशन ये फीचर है, टैबुलर फॉर्म में बोर्ड पे लिखती बोलती स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया बिकॉज आई वांटेड कि जो लोग अभी से पढ़ना शुरू हुए हैं और जो लोग ने पहले भी पढ़ा है तो अकॉर्डिंगली सबके लिए पॉइंट्स 1 बाय 1 क्लियर हो जाएं। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ। गुड लक।